बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद मोहसिन। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एंग्लो नॉर्मन के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी हिस्ट्री ऑफ एंग्लो सेक्सन के बारे में, तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एंग्लो नॉर्मन के बारे में। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ एंग्लो नॉर्मन को मिडिल इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसके लिटरेरी वर्क के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा पीछे एंग्लो सेक्सन की बात करते हैं कि किस तरह एंग्लो सेक्सन को शिकस्त हुई। एंग्लो सेक्सन की जगह एंग्लो नॉर्मन इंग्लैंड के अंदर आए। 1066 के अंदर विलियम फर्स्ट ने अपने 6000 सिपाहियों के साथ एंग्लो सेक्सन्स के ऊपर हमला कर दिया और एंग्लो सेक्सन्स के साथ बैटल ऑफ हेस्टिंग लड़ी। 1066 में विलियम फर्स्ट ने एंग्लो सेक्सन्स को शिकस्त दी और एंग्लो सेक्सन्स का वहां से खात्मा हो गया और एंग्लो नॉर्मन्स वहां आ गए। 1066 में नॉर्मन कंक्वेस्ट, एंग्लो सेक्सन आ गए। दोस्तों, ये जो एंग्लो नॉर्मन थे ये डायरेक्ट नहीं आए, इससे पहले इन्होंने फ्रांस पे हमला किया। जब इन्होंने फ्रांस पे हमला किया तो फ्रांस ने आसानी शिकस्त मान ली और एंग्लो नॉर्मन का फ्रांस के ऊपर कब्जा हो गया। अब ये फ्रांस के अंदर रहे, काफी अर्सा इन्होंने वहां गुजारा, वहां इन्होंने शादियां की और फ्रांस का सारा कल्चर इन्होंने अपने अंदर अडॉप्ट कर लिया। इसके बाद इन्होंने एंग्लो सेक्सन पे हमला किया, इंग्लैंड पे हमला किया और 1066 के अंदर ये इंग्लैंड के अंदर आ गए। अब ये जब इंग्लैंड के अंदर आए तो ये फ्रेंच कल्चर अपने साथ लेके आए। अब वहां ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर था, इंग्लिश कल्चर था, लेकिन ये फ्रेंच कल्चर को लेके आए। एंग्लो नॉर्मन बड़े मजबूत थे, ये अपने कल्चर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अब इन्होंने इंग्लैंड के अंदर फ्रेंच कल्चर जो है उसको मजबूत कर दिया। ओल्ड इंग्लिश थी उसको ख़त्म कर दिया, ऑफिशियली तौर पे ओल्ड इंग्लिश को ख़त्म कर दिया गया और ऑफिशियली तौर पे फ्रेंच जो लैंग्वेज थी उसको राइज कर दिया गया। इसके बाद 1066 से लेकर 1200 तक इंग्लिश जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच थी। दोस्तों, उस वक़्त का जो फेमस पोइट था जिसने इंग्लिश के अंदर लिखना शुरू किया उसका नाम था लेमन। लेमन ये फर्स्ट इंग्लिश पोइट था जिसने उस वक़्त इंग्लिश के अंदर लिखना शुरू किया और इसका जो फेमस वर्क था वो ब्रूट, ये ब्रूट इसका फेमस वर्क था जो इसने इंग्लिश के अंदर लिखा। ये फर्स्ट क्रॉनिकल हिस्ट्री थी और उस वक़्त जो पोइट थे वो किंग आर्थर और नाइट्स के बारे में लिख रहे थे, किंग और उसके नाइट्स की खूबियों के बारे में लिख रहे थे। लेकिन लेमैन ने किंग और उसकी खूबियों से हटके लिखना शुरू किया। इसके इस वर्क से दूसरे पोइट्स ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लिया। उन्होंने भी किंग और उसके नाइट्स की खूबियों से हटके लिखना शुरू किया। उस वक़्त के दोस्तों जो मशहूर पोइट थे वो थे द आर्मुलम, ये उस वक़्त का मशहूर पोइट था और इसका जो फेमस वर्क था द आउल एंड द नाइटिंगेल, ये उस वक़्त का इसका बहुत फेमस वर्क था। दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं कि उस वक़्त रिलीजियस पोइट्री भी लिखी जा रही थी और उस वक़्त के जो रिलीजियस पोइट थे उनमें रिलीजियस जो पोइट थे उसमें कर्सर मंडी, ये उस वक़्त का मशहूर पोइट था, और दूसरा रिचर्ड रूम ऑफ हेम्पाल, ये दो उस वक़्त के मशहूर रिलीजियस पोइट थे जो रिलीजियस पोइट्री लिख रहे थे। और इन दोनों का जो मशहूर वर्क था वो था पेशेंट एंड क्लीनलीनेस, ये इनका उस वक़्त का मशहूर वर्क था। उस वक़्त दोस्तों इंग्लैंड के अंदर कोई प्रिंटिंग का काम तो नहीं था, लेकिन बुक्स बहुत ज़्यादा महंगी थी, मैन्युस्क्रिप्ट लिखे जा रहे थे, इसलिए बुक्स बहुत ज़्यादा महंगी थी। और अगली बात यह है कि दोस्तों इसी पीरियड के अंदर इंग्लैंड के अंदर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये भी एस्टेब्लिश हो रही थी। तो दोस्तों ये तो था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीरियड का। तो अब हम बात करते हैं कि इस वक़्त के जो मशहूर पोइट थे उनके बारे में। जान डालने के लिए एज ऑफ चौसर स्टार्ट हुई। चौसर ने आके इंग्लिश पोइट्री के अंदर नई जान डाल दी। तो हम बात करते हैं अब एज ऑफ चौसर की। एज ऑफ चौसर दोस्तों 17 साल की उम्र के अंदर चौसर को जो थी वो रॉयल कोर्ट तक एंट्री हासिल हो चुकी थी। मर्चेंट फैमिली से चौसर बिलोंग करता था और 17 साल के अंदर इसको रॉयल कोर्ट के अंदर
इसकी अप्रोच थी, रॉयल कोर्ट के अंदर ये जाते थे। और फिर चौसर ने आर्मी ज्वाइन की। इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान जब 100 ईयर्स वार स्टार्ट हुई तो चौसर ने आर्मी को ज्वाइन किया, इंग्लिश आर्मी को ज्वाइन किया, और इसने फ्रांस के खिलाफ जो है वो लड़ना शुरू किया। फिर ये हुआ कि चौसर जो था वो कैद हो गया, जंग के दौरान चौसर पकड़ा गया, कैद हो गया। तो रॉयल कोर्ट ने जो था बहुत ज़्यादा रकम अदा करके तकरीबन 16 पाउंड उस वक़्त अदा किए और चौसर को वहाँ से रिहा करवाया। और फिर रिहाई के बाद इसे बाकायदा रॉयल कोर्ट का जो है वो मेंबर बना लिया गया। इसके बाद चौसर ने जो था रॉयल कोर्ट के अंदर लिखना शुरू किया। उस वक़्त का जो किंग था, किंग एडवर्ड था, किंग एडवर्ड के ऊपर फ्रेंच का जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, और चौसर ने सबसे पहले फ्रेंच इन्फ्लुएंस की वजह से लिखना शुरू किया। उस वक़्त इन्होंने फ्रेंच इन्फ्लुएंस की वजह से जो इनका पहला वर्क था वो था रोमन डी ला रोज। ये फ्रेंच इन्फ्लुएंस की वजह से इसने लिखना शुरू किया, लेकिन ये उस पर इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं था। ये ट्रांसलेशन थी, रोमन फ्रेंच को इसने ट्रांसलेट करने की कोशिश की, लेकिन ये वर्क इसका कंप्लीट ना हो सका। उसके बाद इसने बुक ऑफ डचेस लिखी, ये भी फ्रेंच इन्फ्लुएंस की वजह से लिखी, क्योंकि ये किंग एडवर्ड के कोर्ट में मौजूद था। तो किंग एडवर्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से इसने ये बुक ऑफ डचेस लिखी। इसके बाद जो था ये बाकायदा तौर पे इटली चला गया। जब ये इटली गया तो उस वक़्त इटली के अंदर जो था वो बहुत ज़्यादा लिटरेरी फिगर जो था वो हाई था, वहाँ बहुत ज़्यादा लिटरेचर लिखा जा रहा था। तो इटली के लिटरेचर से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, तो इसने इटालियन लिटरेचर लिखना शुरू किया। तो इटालियन लिटरेचर के अंदर जो इसका फेमस वर्क था वो था पार्लियामेंट ऑफ फाउल। ये इसने इटालियन लिटरेचर से इन्फ्लुएंस होके ये पार्लियामेंट ऑफ फाउल पहला वर्क लिखा। और इसके बाद लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, सॉरी ये इसका वर्क है लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। ये इसने इटालियन इन्फ्लुएंस की वजह से इसने ये दूसरा वर्क लिखा। लेकिन चौसर का जो ध्यान था वो इंग्लिश की ही तरफ था, ये इंग्लिश के अंदर ही ज़्यादा लिखना चाहता था। इसके बाद इसने इंग्लिश के अंदर लिखना शुरू किया, और इंग्लिश के अंदर इसने जो इसका सबसे फेमस वर्क है जिसकी वजह से इसे फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है, इंग्लिश के अंदर इसने कैंटरबरी टेल लिखी। तो दोस्तों 1377 के अंदर किंग एडवर्ड की डेथ हो गई। 1388 के अंदर चौसर ने इंग्लिश इन्फ्लुएंस की वजह से कैंटरबरी टेल लिखना शुरू की। जब इसने कैंटरबरी टेल लिखना शुरू की तो इसकी पैदाइश से पहले, दोस्तों एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी पैदाइश से पहले ही इंग्लिश के अंदर, इंग्लैंड के अंदर 1348 के अंदर प्लेग फैला, ब्लैक डेथ, एक वबा फैली, प्लेग फैला, और जिसकी वजह से 30 to 40% लोग जो थे वो उनकी डेथ हो गई। तो फिर 1388 के अंदर चौसर ने कैंटरबरी टेल लिखना स्टार्ट की, और 1398 के अंदर चौसर ने जो था वो कैंटरबरी टेल लिखना बंद कर दी, और 402 के अंदर चौसर की जो है वो डेथ हो गई। अब कैंटरबरी टेल इसका बहुत फेमस वर्क है, और इसका ये एक लॉन्ग प्रोलॉग भी है इसकी, तो इसके ऊपर हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और इस वक्त के जो प्रोज राइटर थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और चौसर के जो कंटेम्प्रेरी पोइट थे जो विलियम लैगलैंड और जॉन गावर, इसके बारे में भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी एंग्लो नॉर्मन की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, और थोड़ा सा मैंने इसका लिटरेरी वर्क के बारे में आपको बताया। अगला इसका लिटरेरी कंप्लीट वर्क, चौसर ने क्या काम किया, चौसर के कैंटरबरी टेल उसका प्रोलॉग क्या था, और उसके बारे में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो। दोस्तों पोइट्री के अंदर